नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। चुनाव आज तक में हर बार की तरह खास सेगमेंट राजनीति विद सुधीर में आप लोगों का स्वागत है और स्वागत है सुधीर चौधरी जी का। जी नमस्कार और पीयूष थैंक यू सो मच। सर, इस वक्त देश में सिर्फ एक सवाल चल रहा है, खासकर राजनीतिक गलियारों में, कि क्या पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के साथ खेला हो गया है? देखिए, अभी तक जो चीज़ें सामने आई, पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव है अभी तक ऐसा लगता है कि ये चुनाव अब शुरू हुआ है। पहले चरण में तो ये चुनाव शुरू हुआ ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। एकदम नीरस उदासीन चुनाव था, कोई उत्साह नहीं था और ना ही कोई लहर देखने को मिल रही थी। अगर आप मुझसे पूछें तो लहर तो अभी भी, अब सेकेंड फेज में ये पता चलेगा कि वाकई में कोई लहर आई है या नहीं, लेकिन अभी तक कोई लहर ना सत्ता के पक्ष में ना ही विपक्ष के पक्ष में अभी तक हमें दिखाई दे रही है। अब बहस इस बात पर चल रही है कि मोदी जी तीसरे टर्म में वापस आएंगे तो कितनी सीटों के साथ आएंगे। क्या 370, क्या 350, 300, 300 के नीचे, 300 के ऊपर, 400 पार होगा या नहीं होगा, बस इतना इंटरेस्ट लोगों का अभी है। तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा कि भाई मोदी जी आएंगे ही, और उसकी वजह से कार्यकर्ताओं में एक उदासीनता रही हो और वोटर्स में भी एक उदासीनता रही हो। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ये हिंदू मुस्लिम वाला, मुसलमानों को आरक्षण और ये मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया है, तब से ये चुनाव अब गर्मा गया है। और इससे ये भी पता चलता है कि भारत में विकास के मुद्दे पर चुनाव ना हो सकता है, ना जीता जा सकता है। चुनाव के लिए यही मुद्दे चलते हैं, या तो जाति या धर्म। नहीं तो आपको नहीं लग रहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का जो 400 पार का नारा था वो ओवर हाइप्ड हो गया और उसकी वजह से, मतलब इसमें विकास सेकेंडरी है क्योंकि विकास पर भी लोग शायद वोट देते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने ये स्थापित कर दिया कि 400 पार सीटें हमको दीजिए और हम बिल्कुल जीत रहे हैं, और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। और इसकी वजह से आम लोगों में, एक बड़े वर्ग में ये गया संदेश कि अरे मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, तो हमारे वोट से क्या हो जाएगा। देखिए, हमारे देश के वोटर्स के मनोविज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो देश है ये अंडरडॉग्स का साथ देता है, यानी जो चैलेंजर होता है उसका साथ देता है। हमारे देश में जो सहानुभूति होती है वो उस व्यक्ति के साथ होती है जो थोड़ा सा अभी दबा हुआ है। तो 2014 में मोदी जी चैलेंजर थे, अंडरडॉग थे और लोगों के नायक थे, बदलाव का चेहरा थे, इसलिए लोग उनको लेकर आए। 2019 में मोदी जी बहुत एस्पिरेशनल थे, उम्मीद का चेहरा थे और लोगों को यह लगा कि हमारा जो नायक है आ तो गया, लेकिन अभी विपक्ष उसको काम नहीं करने दे रहा। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि व्यवस्थाएं हमारे नायक को काम नहीं करने दे रही हैं, तो उन्होंने अपने नायक को और ज्यादा मजबूत किया, 303 सीटें दे दी। तो इस बार लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार मोदी जी अंडरडॉग नहीं है, मोदी जी हैं डिफेंडिंग चैंपियन, और वो भी ऐसे चैंपियन जो पूरी तरह से व्यवस्था में स्थापित हो चुके हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था अपने विश्लेषण में कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय एक सम्राट की तरह दिखाई देते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। और सम्राट से क्या होता है, फिर जनता का थोड़ी दूरी हो जाती है और जनता को यह लगता है कि सम्राट को मेरी आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में बहुत सक्षम है, वो बहुत शक्तिशाली है, और अगर मैंने एक वोट नहीं भी दिया तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, दो और फैक्टर हम भूल जाते हैं। जिस दिन पहला फेज था उस दिन शुक्रवार था जी। लोगों को लॉन्ग वीकेंड का लालच आ गया, बहुत सारे लोग शहरों में लॉन्ग वीकेंड के लिए निकल गए, शुक्रवार शनिवार रविवार की छुट्टी ले ली। और एक और बात यह है कि गर्मी बहुत है और इसमें चुनाव आयोग की आलोचना होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने इस देश के 12 महीनों में जो सबसे बुरा समय था, सबसे मुश्किल जो समय था, वो उन्होंने भारत के सबसे बड़े पर्व के लिए चुना। तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए था कि लोग इतनी गर्मी में चुनाव में वोट देने के लिए कैसे जाएंगे। सर, दो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके आता हूं। पहला सवाल यह कि आपने अंडरडॉग की एक थ्योरी दी, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग हमारे यहाँ जो है चैलेंजर जो है उसका साथ देते हैं, और जैसे आपने मोदी जी का उदाहरण भी दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां भी हो गई? क्योंकि सिर्फ चुनाव से 15-20 दिन पहले, मतलब पहले वोटिंग के पहले फेज से 20 दिन पहले
कहीं भी इंडिया गठबंधन मुकाबले में नहीं दिख रहा था। अचानक पहले फेज की वोटिंग होती है और ऐसा लगने लगता है, ऐसा विश्लेषण सामने आने लगते हैं कि इंडिया गठबंधन पहले फेज में मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से गलतियां नहीं हुई। जैसे एक गलती जो वेस्टर्न यूपी में 9 सीटों पर जो वोटिंग हुई, वहां क्षत्रिय समाज की नाराजगी, वो एक गलती। कुछ सीटों पर जिस तरह से टिकट दिए गए वो गलती, और एक ओवर हाइप्ड कि भाई हम तो 400 पार। तो आपने इतना ज़्यादा प्रचार कर दिया, जैसे कि 2004 में इंडिया शाइनिंग का हुआ था, जब लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को कोई हरा ही नहीं सकता। और ये जो जिसको कहते हैं ना कि मतलब एक्स्ट्रा प्रमोशन, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग जो आपने कर दी, उसकी वजह से भी आपको नुकसान हुआ, जबकि इसमें अंडरडॉग वाला एलिमेंट सेकेंडरी हो गया कि वो तो कहीं थे ही नहीं मुकाबले में। देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इस समय देश में। पहली बात तो यह है कि हमें गलती और मास्टर स्ट्रोक का अंतर समझना पड़ेगा। कई बार मास्टर स्ट्रोक गलती बन जाता है और गलती मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। डिपेंड करता है कि नतीजा क्या आता है। बहुत बार आपने देखा होगा, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, वो कोई एक बड़ा प्रयोग करते थे, अपने आप को प्रमोट करके ऊपर ले आते थे, लास्ट ओवर किसी एक नए बॉलर को दे दिया करते थे। अगर भारत ने मैच जीत लिया तो हम कहते थे मास्टर स्ट्रोक है, और अगर हार गए तो कहते थे कि यार इतने अनुभवी खिलाड़ी ने ऐसी गलती कैसे कर दी, ये कहते थे। इस बार भी यही है। 4 जून को जो नतीजा आएगा उस दिन आपको यह पता चलेगा कि बीजेपी की क्या गलती थी और कौन सा मास्टर स्ट्रोक था। और आज जो मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है, क्या वो गलती थी? और आज जो गलती जैसी दिख रही है, क्या पता वो मास्टर स्ट्रोक लगे। लेकिन एक चीज जो समझ में आती है वो ये है, इस चुनाव का टाइमिंग। बीजेपी को ये चुनाव 15 फरवरी के आसपास करवा लेना चाहिए था, और अब तक इस चुनाव का नतीजा आ जाना चाहिए था। अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के 4 से 6 हफ्ते के अंदर ये चुनाव हो जाता तो बीजेपी वाकई 370 सीटें जीतने की स्थिति में थी। तो पहला जो मुझे लगता है जो गलती हुई है वो बीजेपी की गलती नहीं मानी जा सकती, क्योंकि चुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन जो टाइमिंग है ये बीजेपी को सूट नहीं कर रही है, और जो राम मंदिर का जो हाइप था वो बहुत जल्दी पीक करके वापस आ गया। तो ये एक जो है बात है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि 400 पार का जो नारा है वो ये सुपर कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये नारा। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत हो सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी सोचा हो कि 400 सीटें तो आ ही रही हैं। दूसरा, मोदी जी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस वोटर्स का भी और कार्यकर्ताओं का भी। ये चुनाव, पिछली बार भी हमने बात की थी, ये इस चुनाव का एक ही मुद्दा है, वो है मोदी। या तो आप मोदी के पक्ष में हैं या मोदी के विरोध में, और कोई इसमें मुद्दा था नहीं पहले फेज तक। अब मोदी जी ने स्वयं ही इसमें एक नया चुनाव में एक नया इन्फ्यूजन, एक नया इंजेक्शन लगाया है, और वो इंजेक्शन जो जैसा कि आप कह रहे हैं, अब इसके बाद अब चुनाव जो है ये गर्म हुआ है। जो मोदी जी ने इंजेक्शन लगाया, इस पर मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन इससे पहले आपने चूंकि चुनाव आयोग का जिक्र कर दिया सर, तो जहां तक मुझे परसों चुनाव है, यानी 26 को चुनाव है, तो फिर शुक्रवार है। तो पिछली बार शुक्रवार था 19 तारीख को, फिर 26 तारीख को शुक्रवार है। तो एक तो चुनाव आयोग से शायद ये गलती हुई तारीखों के निर्धारण में कि उसने ये ध्यान नहीं रखा कि हिंदुस्तान में लोगों को वोटिंग के अधिकार से ज़्यादा छुट्टियां पसंद हैं। छुट्टी प्रेमी हमारे यहाँ लोग बहुत हैं, और ये हर बार की बात है, ये कोई कहानी पहली बार की नहीं है कि जब 3 दिनों का लॉन्ग वीकेंड मिलता है तो कई सारे लोग दिल्ली के आसपास, अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो आसपास निकल जाते हैं। लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे के आसपास अगर चुनाव हो जाते, तो क्या बीजेपी को लोकसभा जल्दी भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए थी? क्योंकि चुनाव आयोग तो जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है, जो कि मई या जून, 4 जून के आसपास शायद ही होता है, तब उसको तो उसी दौरान लोकसभा का गठन देखिए 2014 और अगर आप 19 में देखें तो 2019 में 26 मई को मोदी जी ने शपथ ले ली थी जी, 26 मई को। इस बार नतीजा ही 4 जून को आ नहीं, रहा वो मई और जून के आसपास ही लोकसभा का कार्यकाल शायद पूरा से अगर आप देखें तो उससे पिछली बार 2014 में मुझे याद है 16 मई को नतीजे आ गए थे। तो इस बार हर बार 15-15 दिन ये खिसकता जा रहा है। तो सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी मौसम का जो फैक्टर है, अब देखिए चुनाव आयोग कैसे मौसम विभाग के लोगों को बुलाकर रोज मीटिंग कर रहा है। ये मीटिंग आपको 2-3 महीना पहले करनी चाहिए थी, लोगों से पूछना चाहिए था। एक और बात मैं पीयूष कहना चाहता हूं गलती के बारे में। देखिए अब ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें बीजेपी गलती करेगी और कांग्रेस भी गलती करेगी, और देखना यह है कि कौन कम गलती करता है।
और बीजेपी को बहुत जो फायदा होगा आने वाले समय में वो ये होगा कि कांग्रेस जो है और एनडीए गठबंधन वो लगातार गलतियां करता जा रहा है। जैसे आज सैम पित्रोदा ने गलती कर दी, तो उनके यहाँ जो टाइम बॉम्ब्स है ना, वो टाइम बॉम्ब न जाने कब कौन सा टाइम बॉम्ब फट जाए, और जैसे ही वो टाइम बॉम्ब फटेगा बीजेपी को बैठे बैठाए कुछ और वोट मिल जाएंगे, मौका मिल जाएगा। तो अभी ये भी देखना होगा कि बीजेपी तो गलती मान लीजिए उन्होंने कुछ रणनीति में की होगी, लेकिन कांग्रेस उससे कहीं ज्यादा गलतियां कर रही है। गलतियां कर रही है, और गलतियां सैम पित्रोदा और उदित राज का बयान जो आज ही आया है। लेकिन सर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट लगातार दिए हैं मंगलसूत्र को लेकर, संविधान को लेकर, जो लगातार हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसका विश्लेषण आप किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से ना तो ये अपेक्षा थी, ना वो ऐसा करते अमूमन कि हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र। तो क्या ये बीजेपी के अंदर की घबराहट है कि उनको ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है, या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटेजी है? देखिए, डर तो ये सबको था कि कहीं ये इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 ना बन जाए। इंडिया शाइनिंग के समय जो हुआ था, इससे यही पता चलता है कि अकेला विकास और वेलफेयर स्कीम्स आपको चुनाव नहीं जिता सकता। और जैसे ही शांति काल में देश आता है, हमारा समाज शांति काल में आता है, मुद्दा नहीं रहता है, सबको खाने पीने का सामान मिल रहा है, सब ठीक चल रहा है, शांति है, आंतरिक सुरक्षा ठीक ठाक है, तो जनता जो है वो फिर चुनाव में अपना इंटरेस्ट खो देती है। 2009 में हाल फिलहाल में एक ही बार ऐसा हुआ है हाल के वर्षों में, जब कोई सरकार लगातार 2 बार आई हो। यूपीए की सरकार जब आई थी 2009 में, उन्होंने किसानों का लोन माफ किया था और मनरेगा के तहत उन्होंने रोजगार दिया था 100 दिन का। ये 2 योजनाएं थी जिसके तहत वो वापस आ गए थे। तो देखिए, या तो आप फ्री बीज दीजिए, लोन माफ करिए, कुछ नया दीजिए मुफ्त का, तो जनता आपके पास आएगी, और पहले से उसका ऐलान कर दीजिए। और या फिर धर्म और जाति, ये 2 ही चीजें हैं जो चलती हैं हमारे देश में। और इस समय जो चल रहा है, वो एक बात और भी है उसमें कि इतिहास के जो जख्म होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आपको चुभते हैं, कैसे वो पीड़ा देते हैं, इससे ये पता चलता है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि राम मंदिर बनने के बाद अब हम मूव ऑन कर जाएंगे, अब सब चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन देखिए, राम मंदिर बनने के बाद भी ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, ये वैसा ही है। और ये हजारों वर्ष की जो पीड़ा है किसी एक समाज में, किसी एक देश में, ये वो पीड़ा है। और इसीलिए इस पीड़ा की वजह से ये जो चुनाव का मुद्दा है, ये ऐसा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। और बीजेपी का जो कोर वोटर है और कोर कार्यकर्ता है, काडर, वो असल में मोदी जी से और पार्टी के नेतृत्व से इसी चीज की वो आता ही इसीलिए है। वो सस्ते पेट्रोल और डीजल के लिए आ ही नहीं रहा है, वो इस तरह के अग्रेसिव स्टैंड के लिए आ रहा है। बड़ी बात यह है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया, जबकि वो तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते थे, यानी सबको साथ लेके चलेंगे। एक नेता जो G20 में जो ये कहता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, और आज वो नेता ऐसा बयान दे रहा है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फेज में कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग रही होंगी बीजेपी की कि उन्हें लगा होगा कि अब ये मुद्दा हमें करना चाहिए। और दूसरा, ये मुद्दा आया कहां से? भाई, कांग्रेस ने आपको एक फुल टॉस दे दिया। कांग्रेस ने ये बात लिखी अपने मैनिफेस्टो में कि हम आर्थिक सर्वे करवाएंगे, हम जातिगत सर्वे करवाएंगे, ये उन्होंने लिखा। उसके बाद जो उनके सैम पित्रोदा जैसे जो लोग हैं, वो अब उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको आज एक बात और बताऊं, मंगलसूत्र तो सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिए थे इस देश के लोगों के, और सोना चांदी लिया था जब हम चीन से लड़ रहे थे, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। तो आज उस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। आपने फ्री बीज की सर बात कर दी, तो फ्री बीज तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नहीं दिया। किसानों को सम्मान निधि के नाम पर पैसा दिया गया, लखपति महिला, करोड़पति दीदी, ये सब बातें हुई और मैनिफेस्टो में भी हैं। अब लेकिन जाति और धर्म पर बीजेपी को पिच पर आना पड़ा, और शायद जो आपने कहा कि बीजेपी को लगा कि उसका जो कोर वोटर है वो ये सुनना चाहता है, या मोदी और अमित शाह और उनकी जो कोर टीम है उनको ये लगा कि जो उनका कोर वोटर है उसको हिंदुत्व के आश्रय जगाया जाए कि भाई तुम घर मत बैठो, अगर तुम घर बैठे रहे तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति रही है कांग्रेस की कथित तौर पर, वो फिर हावी हो जाएगी अगर वो सत्ता में आते हैं। तो ये शायद उनका एजेंडा रहा हो। आपका डेडिकेटेड वोटर और आपका काडर, इस समय बीजेपी का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो उसका डेडिकेटेड वोटर है, और काडर भी बीजेपी का ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस का तो काडर अब ऐसा कोई खास बचा नहीं।
सीपीएम काडर बेस्ड पार्टी थी, उसका भी काडर बचा नहीं। तो ये बड़ा लाभ होगा बीजेपी को अगर उसने अपने काडर को घर से बाहर निकाल दिया और अपने कोर वोटर को उसने ये कहा कि नहीं, तुम्हें जो है वोट डालना ही पड़ेगा। और उसका मैं उम्मीद करता हूं कि उसका नतीजा आपको सेकेंड फेज में दिखाई देगा। पर पीयूष, सेकेंड फेज के बारे में अगर हम बात करें, हमें थोड़ा सा सेकेंड फेज के बारे में भी बात करना चाहिए। जो 88 सीट होने वाली हैं, जो अभी जिन पर चुनाव होगा 13 स्टेट्स में, देखिए ये वो सीट हैं जो जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स और मुस्लिम कैंडिडेट्स तो नहीं लेकिन मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। और आप जो ये बार बार हिंदू मुसलमान के बारे में जो देख रहे हैं, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन 13 राज्यों की 88 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, इनमें मुसलमान वोटों की संख्या 25 से 65% के बीच है। अब आप इस कोरिलेशन को समझिए। बिहार में 5 सीट हैं जिनमें किशनगंज में 65%, कटिहार में 42%, पूर्णिया में 23%, भागलपुर में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी तरीके से बाकी जगह भी अगर आप देखेंगे, दूसरी जो सीटें हैं जैसे असम है, करीमगंज में 53%, सिलचर में 38% और नौगांव में 43% मुस्लिम वोटर्स हैं। केरल की सभी सीट जो हैं आपने देखा होगा, वो भी 20 की 20 सीट इस बार वहां पर चुनाव होगा। और केरल में अगर आप देखें, मैं आपके लिए कुछ आंकड़े निकाल कर लाया था। केरल में हिंदू आबादी 1960 में 60.8% थी। 2011 में ये घटकर 54.7% हो गई। इसी प्रकार से क्रिश्चियन आबादी 21.2% थी, जो घटकर 18.4% हो गई। लेकिन केरल में मुस्लिम आबादी जो 1960 में 17.9% थी, वो अब बढ़कर 26.6% हो गई है। ये तो 2011 के सेंसस के आंकड़े, अगर अभी आप करोगे तो 30% के ऊपर निकलेगी। तो आपने सर ये तो संकेत दे दिया कि चूंकि मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर चुनाव होना है सेकंड फेज में, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, तो शायद ध्रुवीकरण करने की कोशिश रणनीतिक तरीके से अब देखिए ये कैसे ये पहेली सॉल्व हो जाती है कि ये बात बीजेपी को पता है कि इन 88 सीटों में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। मैं आपको सर टोकूंगा क्योंकि लेकिन 88 में मेरे ख्याल से 50 या 52 सीटें बीजेपी के पास थी 2019। देखिए इन 88 में 62 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, 52 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने भी अपनी सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार इस फेज में जीती थी। 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जिसमें से 15 सीटें उन्होंने इस फेज में जीती थी अकेले। तो बेचारी ने जीती नहीं थी ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि 52 तो टोटल जीती थी, जो बीजेपी ने इसी फेज में जीती थी। तो उस 52 में से भी आप समझ लीजिए 1/3 सीट जो है कांग्रेस ने अकेले इस फेज से जीती। कांग्रेस के लिए सारे स्टेट्स बेकार हो जाते हैं क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। कांग्रेस के लिए तो बीजेपी ने जैसे 400 पार का नारा दिया मोदी जी ने, कांग्रेस को देना चाहिए अब की बार 40 पार। कांग्रेस की तो चुनौती है, कांग्रेस के पास था ही नहीं तो बेचारा। लेकिन सर आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब चूंकि 6 चरण का चुनाव और है, पहले फेज के बाद थोड़ा सा आपने भी कहा कि अब थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ या लगा कि कुछ हो रहा है चुनाव में, तो अब जिस दिशा में जा रहा है ये चुनाव, तो आपको लगता है कि क्या भाषा की मर्यादा और टूटेगी? क्या एक दूसरे को लोग कोसते कोसते और हदें पार करेंगे? और इस पर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत चली गई, ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन गई और चुनाव आयोग ने ये कहा भी कि हम गंभीरता से विचार करेंगे जो भी। तो अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है जी। बीजेपी को जो करना होगा ये इन 6 फेजेज में ही करना पड़ेगा और वो हर तरह की जो टैक्टिक है उसको अपनाएगी। अब क्या है, ये चुनाव नैरेटिव का चुनाव बन गया है। तो पहला है नैरेटिव, किस पार्टी का क्या नैरेटिव लोगों के दिल में उतरता है। दूसरा है बूथ मैनेजमेंट, और ये दोनों का जो मिश्रण होगा उसकी वजह से जो कोई भी हारेगा या जीतेगा। ये आप देखिए ऐसे है कि आपने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, आप तो फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं, बहुत बनाते हैं, अच्छी आपने फिल्म बनाई, लेकिन अच्छी फिल्म के साथ साथ आपकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है जिसमें मैसेजिंग सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन आपका, आपने कितनी स्क्रीन पर रिलीज की है, उस फिल्म का ट्रेलर कैसा है, उस फिल्म का पोस्टर कैसा है, क्रिएटिव कैसा है, ये सब चुनाव में भी यही सब मायने रखेगा। तो हमको लगता है कि इसके बाद मैसेजिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है, नैरेटिव किसका ज़्यादा अच्छा है और फिर पूल बूथ मैनेजमेंट किसका अच्छा है, वो पार्टी इसमें जीतेगी। लेकिन उसमें भी बीजेपी पहले से ही काफ़ी लीड ले चुकी है। अब बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो गियर चेंज किया है, इसे समझ रहे हैं कि ये पैनिक बटन उन्होंने दबाया है। अब देखिए 4 जून को ये पता चलेगा पीयूष कि ये वाकई पैनिक बटन था, ये गलती थी या ये मास्टर स्ट्रोक था।
सर आखिरी, क्योंकि चूंकि पहले चरण का वोट हो चुका है, तो आपका आकलन क्या है अभी, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं, तो हम लोग देखेंगे बाद में आखिरी राउंड की वोटिंग के बाद कि अपनी भविष्यवाणी आपकी कितनी बदलती है। देखिए 7 फेज में से अभी एक फेज हुआ जी, है। तो आज की तारीख में भविष्यवाणी क्या है? आप समझिए कि ये 7 ओवर का अगर मैच है तो पहला ओवर अभी फेंका गया है, जी। है ना। पहले ओवर में हम ये बता सकते हैं आपको कि 370 जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। 370 तो नहीं है। अब ये 370, 325 होते हैं, ये 300 होते हैं, ये 290 होते हैं, ये कहना इस समय बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज की स्थिति ऐसा लगता है कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कितनी सीटों के साथ। तो आपने साफ कर दिया कि 370 नहीं मिल रही बीजेपी को सीटें। अगले हफ्ते सर हम फिर ये चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे क्या आज ऐसा लगता है कि आज क्या आप अगले हफ्ते ये कहते हैं कि नहीं अब 370 आ अब देखिए सकती है, या पहले ओवर में 360? मान लीजिए आपकी स्कोरिंग ठीक नहीं रही और दूसरे तीसरे चौथे ओवर में अगर आपने धुआंधार छक्के मार दिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। तो हो सकता है वो एवरेज एकदम सेट हो और जाए। या कहीं दूसरा ओवर भी खराब चला गया तो 300 के आसपास हम सिमट जाते हैं, आपका आकलन सिमट जाता है। तो क्रिकेट में देखिए यही है कि interesting अगर है। आपके 2-3 फेज खराब हो गए तो आपका आस्किंग रेट जो है, बिल्कुल, टारगेट जो है, रन रेट जो है, वो आपका बहुत ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। और फिर उसको अचीव करना मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि अभी पहला ओवर ही फेंका गया है, अभी तो खिलाड़ी जो है वार्म अप हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, अब लग रहा है कि चुनाव शुरू हुआ है और अब धीरे 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 ये चुनाव और ज्यादा गर्म होगा। आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक वेब सीरीज को आप इस समय देख रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने जो अपना विश्लेषण किया और एक अंदाजा दे दिया हमको कि बीजेपी को या एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन ये चर्चा हम हर हफ्ते करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि इसी दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हर हफ्ते दर हफ्ते जो अलग अलग चुनावी गतिविधियां होती हैं उनका असर सीटों पर कैसे पड़ता है। तो अगले हफ्ते सर आप फिर समय दीजिएगा और फिर हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से चुनावी बिसात बिछ रही है। थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।